नमस्कार दोस्तों। आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पूस की रात कहानी का वाचन करूंगा। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1921 यानी आज से लगभग 100 वर्ष पहले लिखी गई थी, जिसमें किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। तो लीजिए सुनिए पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, आओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात द्वार से कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात की वह किसी तरह से सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हूँ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा, कंबल न जान कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने की नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं छोड़ देते खेती, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो। ऐसे खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को मिलेगी, किसी की धांस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू 9 रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस की खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसकी संगी कुत्ता जबरा पीठ में मुंह डाले सर्दी में कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों रे जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेट जा, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को।
जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू की दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे ठंडे हो जाओगे। यह राण पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठूँ फिर एक चिलम भरूँ, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका हूँ। यह खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। जकदीर की डूबी, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू उठा गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकता हुआ आंखों में देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले। कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूँगा, उसी में घुसकर बैठना, जब जाड़ा न लगेगा तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की बात उसकी छाती पर दबाए हुए था। जब किसी तरह न रह गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी अपनी इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया है। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक कणु प्रकाश में चमक रहा था। सहमा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई और विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी जो हवा में उठे झोंकों के तुच्छ समझती थी। यह झपटकर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। द्वार में चारों तरफ दौड़कर भौंकता रहा। वह क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह पर हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा और अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियों बटोरूं, उन्हें जलाकर खूब तापूं।
रात को कोई मुझे पत्तियों बटोरते देख तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कौन जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उसका एक झाड़ू बना हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही होगी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियों को बठारने लगा। जरा देर में पत्तियों को ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर के अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष में ऐसे मालूम होता मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश का नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो कि तेरे जी में आए सोकर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व की हृदय में न छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कू करके मानो कहा कि अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा न करूँगा। जब्बर ने उस अग्निराज की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर से कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने से जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर वह आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भुगता रहा, उसके पास न आया।
फिर खेत में चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू से डंक का झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख में कूद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपनी गला फाड़ डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणीयता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसे राख के पास गर्म जमीन परद वही चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैली थी और मुन्ने की रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया कि मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।